तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स के भारत में एंट्री करने से। अब जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, तो वो यहाँ पर एक कंपनी बना के आए थे, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, तो उस टाइम पे मुगल्स यहाँ रूल कर रहे थे, बट धीरे-धीरे मुगल्स की जो पावर है, वो कमज़ोर होने लगी और उसकी जगह ब्रिटिशर्स ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट किया। अब इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का या ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, वो बंगाल से स्टार्ट होता है। अब बंगाल में एक जगह है प्लासी। इस प्लासी की जगह पे बंगाल के जो नवाब थे और ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उनके बीच में युद्ध हुआ यानी बैटल हुआ और इसी बैटल को हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। अब इस बैटल में जो बंगाल के नवाब थे यानी सिराजुद्दौला, उनकी आर्मी और अंग्रेज़ों की आर्मी के बीच में युद्ध हुआ और अल्टीमेटली इस युद्ध में अंग्रेज़ों की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। और यहीं से हम लोग देखते हैं कि इट वाज़ फ्रॉम हियर दैट द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड इन इंडिया। तो 1757 में जो प्लासी का बैटल हुआ, वहाँ से हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट होता है। अब जब इनका रूल स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने जो टैक्स सिस्टम सिस्टम था यहाँ का यानी कर व्यवस्था थी, यानी फार्मर से टैक्स कलेक्शन करने की जो व्यवस्था थी, उसको इन्होंने और दुरुस्त किया। दुरुस्त करने का मतलब है कि अपने फ़ेवर में किया। अब देखिए कि बंगाल की विजय होने के बाद अंग्रेज़ों ने कर व्यवस्था यानी कर को वसूलने की, फार्मर से किस तरीके से कर यानी टैक्स को वसूला जाए, उसके लिए उन्होंने अनेक व्यवस्था बनाई और इसमें जो पहली व्यवस्था थी, वो थी इस्तेमारारी यानी ज़मींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त। इसे हिंदी में इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। फिर दूसरी एक व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी व्यवस्था थी माहलवाड़ी व्यवस्था। यानी 3 तरह के सिस्टम के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग फार्मर से कर को यानी टैक्स को वसूलते थे। पहला था इस्तेमारारी सेटलमेंट, इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। दूसरा था रैयतवाड़ी सेटलमेंट और तीसरा था माहलवाड़ी सेटलमेंट। तो अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या? कैसे अ, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग या ऑफिसर्स किसानों से कर को वसूलते थे और उनका क्या तरीका था। तो पहला हम लोग देखते हैं कि बंगाल में जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, जो हमने देखा कि 1757 के बाद 1757 में जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, उस बैटल में जीतने के बाद बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई। अब अंग्रेज़ों ने जो बंगाल की व्यवस्था को बदलने की कोशिश की ताकि वो वहाँ पर ठीक से शासन कर सकें। ठीक से शासन करने का मतलब ये है कि एक्चुअली में वो तो फॉरेनर ही थे, इंडिया के बाहर से आए थे, तो उन्हें इंडिया के एनवायरनमेंट में ढलने का ट्राई करना था और इसीलिए उन्होंने बंगाल के अंदर सर्टेन चेंजेस किए। तो ब्रिटिश शासन की जो शुरुआत थी, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बंगाल के जो गाँव थे और उनकी जो इकोनॉमी थी यानी अर्थव्यवस्था थी, वो कृषि पर निर्भर थी और यहाँ की जो कृषि थी, उसमें कई मूलभूत समस्याएँ थी और संसाधनों की कमी थी और फार्मर्स जो थे, वो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अगर ये सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा, तो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ नहीं आएगा और जब प्रोडक्शन में इंक्रीज़ नहीं आएगा, तो टैक्स में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था को यानी जो सिस्टम था ब्रिटिशर्स के आने से पहले बंगाल के अंदर, उसको इम्प्रूव करने की सोची और उनको लगा कि हमें कृषि में निवेश यानी ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे लोग आकर्षित हों कि वो कृषि के अंदर यानी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें और इसीलिए अंग्रेज़ों ने एक सिस्टम स्टार्ट किया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या इस्तेमारारी सेटलमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू वो लोग कर वसूलेंगे और उस इस व्यवस्था के कुछ नॉर्म्स ऐसे थे, जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करते, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था। तो चलिए देखते हैं कि क्या उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया। तो देखो अब यहाँ तक आप लोग आ गए हो, तो अब पहले एक चीज़ समझ लो कि बंगाल में 1757 में एक बैटल हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं प्लासी का बैटल। अब इस बैटल में अल्टीमेटली कौन जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत गई, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया? दीवानी राइट को अपने पास रखा। दीवानी राइट मतलब फार्मर से टैक्स कलेक्शन करने का राइट। अब जब उन्होंने टैक्स कलेक्शन करना स्टार्ट किया, तो उन्हें लगा कि यहाँ की जो सिस्टम है, कौन-सा सिस्टम? जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, वो बहुत ही बैकवर्ड है और एग्रीकल्चर सिस्टम के बैकवर्ड होने से प्रोडक्शन कम होगा। तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो अगेन टैक्स भी कम ही आएगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जिससे रेवेन्यू का रेगुलर हमारे पास सप्लाई भी बनता रहे और जो यहाँ के फार्मर्स हैं, वो भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवेयर हो जाएँ। ओके, तो कर की वसूली के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सेटलमेंट स्टार्ट किया जिसको कहते हैं
ज़मींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त। अब ये जो व्यवस्था थी, ये 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी और ये जो व्यवस्था थी, वो बंगाल प्रोविंस में थी। अब आपको क्या ध्यान देना है कि जो बंगाल प्रोविंस है, आज का जो बंगाल प्रोविंस है, यानी बंगाल का जो स्टेट है, और उस टाइम के बंगाल प्रोविंस में अंतर था। उस टाइम के बंगाल में बिहार, बंगाल और उड़ीसा उड़ीसा तीनों काउंट होते थे। तो इस तरीके से 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी, ज़मींदारी या स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया। अब इसमें होता क्या था एक्चुअली में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उन्होंने ज़मींदारों की नियुक्ति कर दी। अब ये जो ज़मींदार होते थे ना, वो ब्रिटिश शासन से पहले के जो शक्तिशाली लोग होते थे, चाहे वो नवाब हों, पुराने राजा हों या साहूकार हों, उन सभी को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल के अंदर ज़मींदार बनाया और उन ज़मींदारों को कुछ गाँव दिए और इन गाँवों से ज़मींदारों को क्या करना होता था, कर वसूल करना होता था। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारों के थ्रू गाँव से वसूली की। अब इसीलिए इसको ज़मींदारी व्यवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मींदार इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब इन ज़मींदारों से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक निश्चित राशि को वसूलेंगे, है ना? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, वो जमींदारों से एक निश्चित कर राशि को वसूलेगी और फिर जमींदार क्या करेंगे, जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसानों से कितना भी वसूल सकते हैं। मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है, फिर उसके नीचे जमींदार हैं और उनके नीचे फिर कौन है, फार्मर्स हैं। तो जमींदारों को एक सर्टेन या फिक्स्ड अमाउंट क्या करना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इनकम को फिक्स कर लिया था और जमींदारों को फ्री कर दिया था कि आप जाके कितना भी फार्मर से कलेक्ट कर सकते हो। तो एक्चुअली में इनमें क्या था, इसके पीछे का टेंडेंसी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके थ्रू कई चीज़ें करी फिक्स। पहली चीज़ देखो, उन्होंने ज़मींदारों को बोला कि भाई तुम्हें इतना अमाउंट देना है, मतलब एक फिक्स अमाउंट देना है, तो उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकम फिक्स हो गई, मतलब एक रेवेन्यू का फ्लो फिक्स हो गया। दूसरी चीज़ उनको ये लगा कि अभी जब हमने टैक्स को फिक्स कर दिया है कि हमें ज़मींदारों से कितना टैक्स चाहिए, तो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में कुछ आता है ज़मींदार के पास, तो वो इससे मोटिवेट होंगे एक्स्ट्रा अमाउंट से और फिर वो अगेन क्या करेंगे कि फार्मिंग में या एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसके थ्रू एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इट मीन्स इस ये जो सिस्टम था जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हमने स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, जमींदारी बंदोबस्त या इस्तमरारी सिस्टम कहा। तो उसका अपना अपना एक कारण है। तो अब इसको हम लोग ने परमानेंट क्यों कहा, क्योंकि स्थायी क्यों कहा, क्योंकि एक निश्चित राशि देनी होती थी जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी की। और दूसरा ज़मींदारी सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस सिस्टम में ज़मींदारों का एक इम्पोर्टेंट रोल था। तो इसलिए इसे ज़मींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। पर इम्पोर्टेंट क्या है कि ज़मींदार जो थे, वो ज़मीन के मालिक नहीं होते थे। वो क्या होते थे? वो सिर्फ़ ब्रिटिश हुकूमत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर वसूलने का ही काम करते थे। तो अगेन अब ये जो मैंने आपको बताया कि इससे ब्रिटिश सरकार को या ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या उम्मीद थी कि इससे कृषि में निवेश बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ज़मींदारों को तो फिक्स हो गया है कि भई उनको कितना पे करना है। तो अब जब उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा तो उनको उनके अंदर एक लालच आएगा कि अगर और ज़्यादा एग्रीकल्चर होता तो फिर और ज़्यादा हमारे पास बच जाता और उसी लालच में वो लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है यानी विलेज इकोनॉमी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। जब ज़मींदार किसानों से कर वसूलने के लिए गए तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कौन सी परेशानियाँ थी, चलिए देखते हैं। तो अब हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फिक्स अमाउंट ज़मींदारों से वसूलना है। बट ज़मींदार जो थे वो समय पर रेवेन्यू का पेमेंट करने में असमर्थ थे। वो सही समय पे सही अमाउंट को पे नहीं कर पाते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि भई ज़मींदार अपने सही टाइम पे सही पेमेंट नहीं कर पाए। तो ऐसा बहुत सारे थे। पहली चीज़ थी ज़मींदारों की खुद की लापरवाही। मतलब अब इस्तमरारी इस व्यवस्था यानी परमानेंट सेटलमेंट तो फिक्स हो गया कि भई एक फिक्स अमाउंट आपको पे करना है। पर ज़्यादातर ज़मींदार उसमें डिले करते थे और जिससे क्या होता था, जो बकाया राजस्व है, रेवेन्यू है, वो बढ़ता जाता था। अब बकाया बढ़ने के कारण एक समय ऐसा आता था जिसे जब लगता था कि अब इसे पे करना असंभव है। समझ नहीं आया? चलो ऐसे समझते हैं कि सपोज़ करो सर ने आज एक चैप्टर कराया, आपने कहा अरे इसको बाद में कर लेंगे। फिर दूसरा चैप्टर कराया, आपने फिर इसको कहा कि अरे इसको भी बाद में कर लेंगे। फिर करते-करते पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अब आपको लग रहा है अरे यार! अब ये 12 चैप्टर कैसे? तो ये क्यों हुआ आपको? अब क्यों ये पहाड़ जैसा काम लग रहा है? क्योंकि सही समय पे एक-एक चैप्टर निपटाया नहीं। तो सेम एज़ इट इज़ ज़मींदार भी करते थे। स्टार्टिंग में उन्होंने लाइटली लिया और अल्टीमेटली जब बकाया वो राशि बढ़ती गई, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होने लग गई। फिर दूसरी चीज़ थी कि इस सिस्टम का नाम ही परमानेंट था। अब
ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसाइड करना था कि हमें एक बार ज़मींदार से डिसाइड कर लेते हैं कि कितना अमाउंट लेना है और उसको फ्यूचर में बढ़ाएँगे नहीं। तो जब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के माइंड में ये है कि एक ही बार डिसाइड करना है, इसमें फिर फ्यूचर में कभी चेंज नहीं होगा। तो जब फ्यूचर में कभी चेंज ही नहीं होगा, तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट फिक्स किया, ताकि उनको फ्यूचर में ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर थर्ड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी कि जिस टाइम पे ये जो परमानेंट सेटलमेंट फिक्स किया, अमाउंट तो हाई फिक्स किया ज़मींदार के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बट उस टाइम पे जो क्रॉप का रेट था, उनका जो अ, उनकी जो लागत थी वो बहुत कम होती थी और उसकी वजह से वो लोग अच्छे से पे नहीं कर पाते थे। तो इट मीन्स अब क्रॉप हुई, क्रॉप का अमाउंट जो वो लोग बेच के कमा रहे हैं, वो अल्टीमेटली कम ही है, क्रॉप का रेट ही कम है, उसका प्राइस ही कम है। तो जब प्राइस कम है, तो फिर ज़्यादा आमदनी कैसे होगी? और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया है, उन्होंने ज़्यादा अमाउंट फिक्स किया है। देन एक प्रॉब्लम और थी कि जो टैक्स सिस्टम था ना, वो अनइवन था। अनइवन का मतलब है कि कई बार क्या हुआ, जैसे फसल नहीं अच्छी हुई, तो किसान क्या है, अब ज़मींदार को कैसे टैक्स देंगे? तो ऐसे टाइम पे ज़मींदारों को कोई छूट नहीं होती थी। मतलब अब कि मान लो क्रॉप फेल हो गया, फसल खराब हो गई, तो फसल खराब होने की वजह से किसान तो ज़मींदार को पे नहीं कर पाए। अब ज़मींदार के पास तो नीचे से ही टैक्स नहीं आया, तो जब नीचे से ही टैक्स नहीं आया ज़मींदारों के पास, तो अब वो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे देंगे? बट उसमें भी ज़मींदारों को कोई छूट नहीं दी जाती थी। तो जब ज़मींदारों को छूट नहीं दी गई, तो वो क्या अपनी जेब से भरेंगे? तो अब जब जेब से नहीं भरेंगे, तो मतलब वो लोग अपना सही समय पे टैक्स को जमा नहीं कर पाए। फिर इस सिस्टम में एक रूल था, सूर्यास्त विधि, सनसेट मेथड। अब इसमें क्या था कि एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड डे को सनसेट से पहले-पहले देना है। अगर नहीं दिया, तो फिर कर का मूल्य जो था वो दोगुना कर दिया जाता। अब उस चक्कर में कई बार क्या हुआ कि सही टाइम पे वसूली नहीं हुई और जब वसूली नहीं हुई, तो सही टाइम पे नहीं कर पाए और जब पे नहीं कर पाए, तो रेवेन्यू अब कितना देना पड़ेगा, उसका हर्जाना कितना देना पड़ेगा? दोगुना देना पड़ेगा। तो जब दोगुना देना पड़ेगा, कैसे देगा आदमी, है ना? तो इस चक्कर में ज़मींदारों की संपत्ति भी नीलाम कर दी जाती थी। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, तो जब ब्रिटिशर्स आए ना, तो उन्होंने क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ज़मींदारों की जो पावर थी, जो पावर उनके पास मुगलों के टाइम पे थी, चाहे वो उनके पास उनकी खुद की आर्मी हो, चाहे वो उनकी खुद की कचहरी हो, वो सब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों ने बंद कर दिया। अब उनके पास पावर ही नहीं बची किसानों को ऊपर प्रेशर डालने की। तो जब उनके पास किसानों पर दबाव डालकर कर वसूल करने की पावर ही नहीं बची, तो फिर वो कब तक उनको, मतलब कैसे उनसे वसूली करेंगे? और इससे वसूली करने में बहुत सारी समस्याएँ आती थी और ज़मींदार सही समय पर अपना कर नहीं देते थे। और फिर कई मामलों में हम लोग क्या देखते थे कि किसान जानबूझकर ज़मींदारों को कर सही समय पे नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा करेंगे तो ज़मींदार को बहुत परेशानी होगी और जब ज़मींदार परेशान होते थे, तो किसान बहुत खुश होते थे। और ऐसी स्थिति में अगर ज़मींदार किसानों के ऊपर मुकदमा चलाए, तो मुकदमा भी जो है वो बहुत लंबा खिंचता था। मुकदमेबाजी में जो कानूनी प्रक्रिया होती थी, वो भी बहुत लंबी खिंचती थी और जिसके कारण से ज़मींदार सही समय पर कर वसूल नहीं कर पाते थे। तो अल्टीमेटली इन सब रीज़न्स की वजह से, कारणों की वजह से ज़मींदार सही समय पे फार्मर से या किसानों से राजस्व या रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे और जब सही समय पे कलेक्शन नहीं हुआ, तो सही समय पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू सबमिट नहीं कर पाते थे और अल्टीमेटली क्या होता था, उनकी ज़मींदारी बिक जाती थी। अब देखते हैं कि ज़मींदार और नीलामी, मतलब सही समय पर ज़मींदार अपने रेवेन्यू को पे नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से ज़मींदारों की संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। बट ज़मींदार भी डेढ़ सयाने थे। उन्होंने इस नीलामी से बचने के लिए बहुत सारी तरीके खोज निकाले थे। जैसे पहला क्या होता था, फर्जी बिक्री, फेक सेल, मतलब नीलामी हो रही है, अब ज़मींदार की संपत्ति की नीलामी हो रही है, बट उसमें जो बोली लगाने वाले हैं, वो ज़्यादातर उसके रिश्तेदार या उसके जानकार होते थे और वो लोग क्या करते थे, ज़मींदारी में ऊँची बोली लगाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाते थे और ज़मीन खरीद लेते थे। पर जब नीलामी खत्म होती थी और रकम देने का जो समय आता था, तो वो लोग मुकर जाते थे और इसकी वजह से फिर से नीलामी की प्रक्रिया करनी पड़ती थी। फिर जब दोबारा नीलामी होती थी, फिर ज़मींदार के जो जानकार थे, वो संपत्ति खरीद लेते थे और फिर बाद में रकम देने से मना कर देते थे। तो अल्टीमेटली इस सिस्टम से ये व्यवस्था तब तक चलती थी, जब तक ज़मीन बहुत कम कीमत पर वापस ज़मींदार के पास ना बेच दी जाती हो। तो इस तरीके से ज़मींदारों ने फर्जी बिक्री या फिर फेक सेल के थ्रू अपनी ज़मींदारी को बचा के रखा। फिर दूसरा तरीका ये था कि सपोज़ करो अभी कोई आउटसाइडर ही आ गया और आउटसाइडर ने नीलामी में ऊँची बोली लगाकर ज़मींदारी को खरीद लिया। तो अब ये जो ज़मींदार होते थे, वो हैं तो लोकल ही, तो वो लोग क्या करते थे, डरा के, धमका के उसको भगा देते थे, ज़मीन पे कब्ज़ा ही नहीं करते थे।
फिर बलपूर्वक यानी ज़मींदारों को जो लठियाल हैं, वो क्या करते थे, खरीदारों को पीट कर भगा देते थे। और इवन जो पुराने किसान थे, यानी जो ज़मींदारों के लॉयल फार्मर्स थे, वो लोग भी नए लोगों को ज़मीन में घुसने नहीं देते थे। और इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक रूल भी था कि महिलाओं से ज़मीन नहीं छीननी जानी चाहिए। तो ज़मींदार क्या करते थे, संपत्ति को महिलाओं के नाम कर देते थे और इस तरीके से वो लोग अपनी संपत्ति को बचा लेते थे। अब देखो, एक हम लोग चलो ऐसे एक नीलामी को देखते हैं। ये जो नीलामी है ना, ये बर्दवान, ये कहाँ है? ये बंगाल में एक जगह है, वहाँ पे एक नीलामी आयोजित की गई 1797 में। अब इस नीलामी में बर्दवान के राजा की संपत्ति को बेचा जा रहा था। क्यों बेचा जा रहा था? क्योंकि उसने एक फिक्स टाइम पे रेवेन्यू को पे नहीं किया था, इसलिए उनकी संपत्ति को बेचा जा रहा था। अब नीलामी में बोली लगानी स्टार्ट हुई। अब जो बोली लगा रहा था सबसे ज़्यादा, उसको लास्ट में संपत्ति बेच दी गई। बट पता बाद में ये चला, ये जो नीलामी में जो बोलियां लगा रहे थे, वो राजा के ही नौकर थे। और इवन इस नीलामी में जो खरीदारी की गई थी, वो उसमें 95% फर्जी थी। और नीलामी से पहले ही राजा ने, बर्धमान के राजा ने, ज़्यादातर हिस्सा अपनी माँ के नाम कर दिया था। और माँ के नाम पे करने का मतलब क्या है? वो उसकी तो नीलामी होगी नहीं, ऐसा ब्रिटिश का कानून है। फिर अब हमने देखा कि कैसे परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, क्या मोटो लेके। फिर इसमें ज़मींदारों का सिस्टम देखा, ज़मींदारों को क्या परेशानी हुई थी वो देखा। फिर परेशानी से बचने के बाद, परेशानी होने के इसमें एक था नीलामी का किस्सा, नीलामी से कैसे बचे थे हमने वो भी देखा। पर इसके साथ-साथ कंपनी ने ज़मींदारों के ऊपर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। क्यों? क्योंकि ये लोकल हैं। लोकल होने की वजह से फार्मर्स का इनके पास सपोर्ट रहता था। इवन मुगल्स, अब हमने एक चैप्टर भी पढ़ा है कि मुगल्स के टाइम पे ज़मींदारों के पास कितने सारे राइट्स थे। तो कंपनी जो थी वो ज़मींदारों से काफ़ी डरी रहती थी। क्यों? क्योंकि इनके पास ये लोकल बेस के हैं, इनके पास खुद की आर्मी है, तो कभी भी ये कंपनी की पावर को चैलेंज कर सकते थे। तो इसलिए कंपनी इनके अधिकारों को नियंत्रित करना चाहती थी और इनको विनियमित करना चाहती थी, ताकि ये कंट्रोल में रहें। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, ज़मींदारों की सीमा को भंग कर दिया। इवन इनके पास जो टैक्स, सीमा शुल्क लगाने का अधिकार होता था, उसको खत्म कर दिया। इनकी जो खुद की कचहरी होती थी, जहाँ पे ये लोग महाराजा राजा की तरह मुकदमेबाजी करते थे या फिर अपने निर्णय सुनाते थे, उसको खत्म कर दिया और उसकी जगह कंपनी ने क्या किया, कलेक्टर को बैठा दिया। इवन ज़मींदारों के पास जो स्थानीय पुलिस को संगठित करने की शक्ति थी, उसको भी खत्म कर दिया। इट मीन्स अल्टीमेटली कंपनी ने ज़मींदार की पावर को खत्म कर दिया। और इसका क्या कारण था? इसका कारण यही था, ताकि ज़मींदार कंपनी की पावर को चैलेंज ना कर सके। अब हम लोग देखते हैं, गाँव के अंदर एक और ग्रुप होता था, जो ज़मींदार और जो छोटे किसान होते थे उनके अलावा भी, और इसको हम लोग कहते हैं जोतदार या हलवाई। अब ये जो किसान होते थे, ये बहुत ही धनी और बहुत बड़े किसान होते थे। अब इनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन थी कि ज़्यादा, ये इनकी जो ज़मीन थी बहुत ज़्यादा थी, और इन ज़मीन पर ये लोग बटाईदार खेती करते थे। अब ये बटाईदार क्या होता है? बटाईदार का सिंपल मतलब है कि मेरे पास इतना बड़ा प्लॉट है, मैं इस पे खेती कर नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको किसी दूसरे पर्सन को दे दिया कि भाई तुम इस पे खेती कर लो। अब इस पे खेती करोगे तो जितना भी अमाउंट होगा, जितना भी प्रोडक्शन होगा, उसका 1 हाफ तुम रख लेना, 1 हाफ मैं रख लूँगा। पर खेती करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो तुम्हें लाने पड़ेंगे। तो ये बटाईदार जो होते थे, हल और औज़ार लाकर खेती करते थे और आधी फसल ज़मीन के मालिक को, यानी इन धनी किसानों को, यानी हलवाहों को या जोतदार को देते थे। अब ये जो बड़े किसान हैं, जिन्हें जोतदार कहते थे, इन्हीं को ही कई जगह पर हवलदार, घंटीदार या मंडल भी कहा जाता था। अब ये जो जोतदार हैं, इनका गाँव में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता था। बहुत ज़्यादा प्रभाव मतलब ये वहाँ के लोकल के हैं, और किसानों पे इनका बहुत प्रभाव है। और जो ज़्यादातर ज़मींदार होते थे, वो कहाँ रहते थे? वो शहरों में रहते थे, तो इनका लोकल बेस नहीं होता था। और ये जो जोतदार हैं, वो गाँव में रहते थे, इसीलिए किसानों के सबसे ज़्यादा करीब थे। और इवन ये जोतदार भी क्या करते थे? मुश्किल हालात में किसानों की मदद करते थे। इसीलिए जो किसान है ना, वो जोतदारों के साथ रहते थे। अब जब ज़मींदार गाँव में कर बढ़ाने का प्रयास करता था, तो जोतदार क्या करते थे? इनका खुलकर विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि अगर इन्होंने विरोध किया और सही समय पे ज़मींदार ने कर की वसूली करके ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया, तो ज़मींदारी बिक जाएगी, और ज़मींदारी बिक जाएगी तो ऑक्शन होगा, और ऑक्शन होगा तो फिर उसमें नीलामी में बोली लगाने का मौका मिल जाएगा। और जब मौका मिल जाएगा तो जोतदार क्या करेंगे? ज़मींदारों की संपत्ति को खरीद कर उनसे मुनाफ़ा बनाएँगे। तो नॉर्थ बंगाल यानी उत्तर बंगाल में जोतदारों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था, और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो अभी तक हमने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट और स्थायी बंदोबस्त के थ्रू कैसे ज़मींदार, जोतदार, फार्मर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेशंस डेवलप हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और लंदन के बीच में कैसे रिलेशंस थे। अब हमें पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो एक कंपनी है जो इंग्लैंड में बनी थी,
और इस कंपनी को भारत के साथ ट्रेडिंग करने का मोनोपोली था। मोनोपोली का मतलब है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार करेगी इंग्लैंड से। इंग्लैंड का को अगर इंग्लैंड के किसी भी आदमी को भारत के साथ व्यापार करना है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर शामिल होकर ही व्यापार कर सकता है। वो अपने अकेले या दूसरी कंपनी बना के नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग एक्टिविटी करने का मोनोपोली मिला। फिर 1757 आया। 1757 में प्लासी का बैटल हुआ, फिर बक्सर का बैटल हुआ। उसके बाद धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल्ड एरिया था वो इंक्रीज़ होने लगा। अब लंदन में ये बात उठने लगी कि ब्रिटिश व्यवस्था यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर को रेगुलेट करे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत और चीन के साथ व्यापार करने के लिए एकमात्र कंपनी थी, इस अधिकार का इंग्लैंड के बाकी जो ट्रेडिंग ग्रुप थे ना, बाकी जो व्यापारी थे, वो विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि भई व्यापार करने का जो अधिकार है, वो सिर्फ़ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही क्यों है? ये हमारे पास भी होना चाहिए। और क्योंकि बाकी व्यापारी भी चाहते थे कि वो भारत और चीन के साथ व्यापार कर सकें। तो इसलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार यानी मोनोपोली राइट था, एकाधिकार था, उसको वो चुनौती देने लगे। तो इसलिए जो लंदन के अंदर बहुत सारे राजनीतिक समूह थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि बंगाल पर जो विजय मिली ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका फ़ायदा सिर्फ़ ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों को मिला। इंग्लैंड को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इवन ईस्ट इंडिया कंपनी ना भ्रष्टाचार बहुत कर रही है और इनके जो अधिकारी हैं ना, उनका भी बहुत लालच बढ़ रहा है। इवन कंपनी जो बंगाल में अव्यवस्थित तरीके से शासन चला रही थी, उसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश की गई और ये रिपोर्ट ब्रिटेन के संसद में पब्लिश की गई। और वहाँ पे इस बात पे चर्चा होने लगी कि ईस्ट इंडियन कंपनी का जो शासन है बंगाल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। और बहुत ज़्यादा करप्ट है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा दो और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के बाकी ट्रेडर्स को भी भारत के साथ व्यापार करने का मौका दिया जाए। तो ऐसे ईस्ट इंडियन कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई और इन सभी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट थी फिफ्थ रिपोर्ट यानी पांचवी रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो पांचवी रिपोर्ट को एक बार यानी फिफ्थ रिपोर्ट को पढ़ते हैं। तो फिफ्थ रिपोर्ट को 1830 में ब्रिटिश संसद के अंदर पेश किया गया था और इसके अंदर एक्चुअल में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर किस तरीके से प्रशासन चला रही है और उनकी किस प्रकार की गतिविधियां हैं। अब इस रिपोर्ट में टोटल 1002 पन्ने थे और इन पन्नों में था क्या एक्चुअली में, इसमें था ज़मींदार और किसानों के आवेदन। इसमें उन्होंने माफ़ी की अपील की थी और डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर थे उनकी रिपोर्ट भी शामिल थी और इसमें ये भी शामिल था कि वहाँ पर राजस्व कैसे एकत्र किया जाता है। इवन ज़मींदारों की जो संपत्ति की नीलामी हो रही थी और उन संपत्ति की रक्षा करने के लिए ज़मींदारों ने जो हथकंडे अपनाए थे, उनका भी वर्णन फिफ्थ रिपोर्ट में था। और ब्रिटिश संसद ने इस रिपोर्ट को जब पढ़ा या वहाँ पे जब इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, तो उसके बाद कंपनी को भारतीय प्रशासन को नियमित रिपोर्ट तैयार करने के लिए मजबूर किया गया। कि ब्रिटिश संसद ने कहा कि भाई तुम इंडिया में कर क्या रहे हो? उसकी रिपोर्ट तुम अब कंटिन्यूअस पब्लिश करो और कंपनी के मामलों की जाँच करने के लिए भी अनेक कमिटी उन्होंने गठित की। तो इस तरीके से ये जो रिपोर्ट थी ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ जो भारत के अंदर थी, उसका एक उसके थ्रू संसद में बहस होने लग गई। और ये रिपोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस रिपोर्ट के थ्रू हमें बंगाल के जो विलेजेस थे, उनके अंदर चल क्या रहा था, वो भी हमें पता चलता है। ठीक है? तो ये जो 5वीं रिपोर्ट थी, इसको ब्रिटिश संसद में बहुत ही गंभीरता से लिया गया और 18वीं सदी के आखिरी दशकों में कंपनी के प्रशासन से संबंधित बहुत सारे अधिनियम बनाए गए और इवन कंपनी के कामकाज की जाँच के लिए समितियाँ गठित की गई और भारत में प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट भेजने के लिए कंपनी को मजबूर किया गया। अब देखो हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पे आ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ के फार्मर से कर वसूलना था। तो कर वसूलने के लिए उन्होंने पहला सिस्टम बनाया परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त। अब दूसरा तरीका था उनका माहलवाड़ी सिस्टम। अब ये जो सिस्टम था ये अंग्रेजों ने 1833 में स्टार्ट किया और इसमें एक्चुअली में क्या होता था कि पूरे गाँव का कर किसी एक व्यक्ति द्वारा एकत्र किया जाता था और फिर उसे ब्रिटिश सरकार के पास जमा कर दिया जाता था। तो अब आप कहोगे ऐसा इसको माहलवाड़ी क्यों कहा जाता है फिर? तो माहल का यहाँ पे जो वर्ड है ना माहल, इसका मतलब ये होता है गाँव। तो पूरे गाँव का कोई एक पर्सन मतलब सपोज़ करो वो मुखिया ही सही, तो सारे गाँव के लोग क्या करेंगे, मुखिया को आके टैक्स देंगे और मुखिया क्या करेगा, वो टैक्स फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके सबमिट करेगा। तो अब ये जो सिस्टम था ना, ये इंडिया के उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट में
एस्टेब्लिश किया गया था और इसे महलवाड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि महल का मतलब ही होता है गाँव। देन एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ, फिर एक और नया सिस्टम स्टार्ट किया उन्होंने, रैयतवाड़ी। अब देखो हम लोगों ने ये रैयत वर्ड तो पढ़ा है कई बार। रैयत का मतलब ही क्या होता है? फार्मर यानी किसान। तो अब हम देखते हैं कि जब परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया, फिर एक महलवाड़ी भी स्टार्ट किया, तो फिर ये नया रेवेन्यू सिस्टम क्यों हुई? ऐसी क्या ज़रूरत हो गई कि बार-बार रेवेन्यू सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत हो रही है? भई परमानेंट सेटलमेंट ही लगा दो। बट अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया सिस्टम बनाया कि कैसे किसानों से टैक्स लिया जाए। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि परमानेंट सेटलमेंट में कमियाँ क्या थी? तो परमानेंट सेटलमेंट में सबसे बड़ी कमी ये थी कि कंपनी की इनकम फिक्स हो गई है ना? वो उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, भई हमारी इनकम फिक्स हो गई, अब हम अपने इनकम के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। बट फ्यूचर में जब फसलों की कीमतें बढ़ी, तो ज़मींदार का मुनाफ़ा बढ़ा, किसान का मुनाफ़ा बढ़ा, अंग्रेज़ों के हिसाब से, बट उसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा अरे यार हम तो फँस गए, मतलब परमानेंट सेटलमेंट करके फँस गए। किसानों की इनकम बढ़ रही है, ज़मींदारों की इनकम बढ़ रही है, पर हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वो चाहते थे कि कुछ और नया सेटलमेंट स्टार्ट किया जाए, परमानेंट सेटलमेंट में तो हम लोग फँस गए। दैट मीन्स 1810 के बाद कृषि की कीमतें बढ़ी और बंगाल के ज़मींदारों की आय भी बढ़ी, लेकिन कंपनी की आय नहीं बढ़ी। और ज़मींदारी सिस्टम यानी परमानेंट सिस्टम में सबसे बड़ा रूल ही क्या था कि ज़मींदार को कंपनी को कितना पैसा देना था रेवेन्यू के रूप में वो फिक्स था। तो अब कंपनी खुद ही लिख के दे दिया, तो वो कैसे अपने इनकम को इंक्रीज़ करेगी। इसलिए अब नेक्स्ट जगह पे उन्होंने क्या किया कि नहीं, अब हम लोग ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं करेंगे जिसमें कोई चीज़ फिक्स्ड हो। ओके? अब दूसरी चीज़ ये थी कि इस टाइम पे एक पर्सन थे इंग्लैंड के अंदर, डेविड रिकार्डो। अब ये बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे उस समय के। तो उनका मानना था कि जो भूस्वामी है ना, मतलब पूरा जो लैंड है वो किसका है? वो है स्टेट का, वो है गवर्नमेंट का। और उसका जो लैंड का भूस्वामी है, वो क्या है? वो उस सारी की सारी लैंड तो एक्चुअली में किसकी है? स्टेट की। अब उसका जो ओनर है, वो क्या कर रहा है? वो लैंड को कल्टीवेट कर रहा है। तो इसलिए उसको किराया देना चाहिए। ओके? अब ये जो किराया है ना, देना है और उसके ऊपर जो सरप्लस होगा या अधिशेष होगा, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होगा, उस पर हमें यानी गवर्नमेंट को कर लगाना चाहिए। और उसका ये मानना था कि अगर ये कर नहीं लगाएँगे, तो ये जो किसान है ना, वो किराएदार बन जाएँगे। और इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे, ये जो सरप्लस अमाउंट का इनकम है, वो उस पे टैक्स लगना चाहिए और जो टैक्स लगेगा, उससे फिर वो क्या होगा, भूमि सुधार में किया जाएगा। ठीक है? देन अब हम देखते हैं कि इस सिस्टम की फीचर्स क्या थे। तो पहला चीज़ यही है कि इस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया 1820 में थॉमस मुनरो के थ्रू। अब कौन से एरिया में किया गया? भारत के दक्कन के क्षेत्र में इसको स्टार्ट किया। तो बॉम्बे दक्कन में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को एक नई राजस्व प्रणाली के रूप में स्टार्ट किया गया। अब इस सिस्टम में जो टैक्स का कलेक्शन था, वो सीधे फार्मर से या फिर रैयत से किया जाता था। अब जो दूसरी बात इसकी है कि जो कितना किस फार्मर से कलेक्शन करना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसको डिसाइड करने के लिए जो उसका जो फार्म है यानी फील्ड है, उससे एक एवरेज इनकम कितनी आती है और फिर उसके थ्रू उसका मतलब फिक्स होता था कि कैसे कितना राजस्व या कितना टैक्स रैयत देगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इस जो सिस्टम में जो भूमि का पुनः सर्वेक्षण है, मतलब फिक्स नहीं किया कुछ, हर 30 साल के बाद फिर से आपकी लैंड का सर्वे होगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर से टैक्स फिक्स किया जाएगा। ठीक है? अब ये चीज़ सिस्टम हो गया, बट कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि दक्कन में ना बहुत ही बड़े पैमाने पे दंगे फैल जाते हैं और इस दंगे में हम लोग देखते हैं कि फार्मर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब चलो एक बार देख लेते हैं पहले ये दंगे हैं क्या? फिर इसके कारण क्या हैं और क्यों हुआ वो भी हम देखते हैं। तो ये जो दंगे शुरू हुए दक्कन के अंदर, वो पूना से स्टार्ट हुए और पूना में एक बहुत बड़ा गाँव था सुपा, वहाँ से स्टार्ट हुआ। अब सुपा में हुआ क्या एक्चुअली में कि वहाँ जो बाज़ार था ना, जहाँ और बाज़ार के अंदर बहुत सारे दुकानदार और साहूकार रहते थे। तो 12 मई 1875 को ग्रामीण इलाकों से जो रैयत थे यानी फार्मर्स थे, वो इकट्ठा हो गए बाज़ार के अंदर और उन्होंने दुकानदारों पर हमला किया। उनसे उनके बही खाते और उनके जो ऋण बॉन्ड थे, जिस पे ये लिखा था कि फलाने फार्मर ने इतना हमसे कर्जा लिया है, वो उनसे छीने और उनको छीनने के बाद उनको जला दिया। उनकी अनाज की जो दुकानें थी उनको लूट लिया
और कई बार उनके घरों को भी आग लगा दिया। तो ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना पूना के सूपा गाँव से, वो धीरे-धीरे और भी जगह फैला। ये अहमदनगर तक फैल गया और अगले 2 महीनों में ये इतना ज़्यादा फैल गया कि इसने जो एरिया कवर किया ना, वो 6,500 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया था और लगभग 30 से ज़्यादा गाँव इसमें प्रभावित हो गए। और जो पैटर्न था वो सेम ही था कि सारे किसान इकट्ठा होते थे, साहूकारों पे हमला करते थे, उनके खातों को छीन लेते थे, जला देते थे और इस चक्कर में किसानों के हमलों से घबराकर जो साहूकार थे ना, वो गाँव छोड़कर भाग गए। और कई बार क्या होता था कि वो अपनी सारी संपत्ति वहीं छोड़ के अपनी जान को बचा के भाग जाते थे। अब धीरे-धीरे ये विद्रोह जो था, ये जो दंगे थे वो फैलने लगे और इसकी वजह से ब्रिटिश अधिकारियों को 1857 1857 का जो विद्रोह था ना, उनको लगा कहीं ये फिर से रिपीट ना हो जाए और इसलिए उन्होंने क्या किया, ये एक विद्रोही किसानों को दबाने का ट्राई किया और उन्होंने गाँव-गाँव में पुलिस चौकियाँ स्टार्ट की, सेना बुलाई गई, 951 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कई लोगों को दोषी ठहराया और फिर भी अंग्रेज़ों को बहुत समय लग गया कि ग्रामीण इलाकों को वो लोग नियंत्रण में ला सकें। तो अब हम देखते हैं कि जो पैटर्न था, जिसमें किसान क्या कर रहे हैं, साहूकारों के जो बही खाते हैं, दुकानदारों के जो बही खाते हैं, उनको जला रहे हैं, उनको छीन के जला रहे हैं। तो ऐसा था क्या? चक्कर क्या था? तो पहली चीज़ थी कि ये जो दक्कन में जो साहूकार थे, वो लोग किसानों को ऋण देते थे और ये जो ऋण की जो अ, दर थी ना, वो बहुत ज़्यादा अधिक होती थी। अब एक्चुअली में हुआ क्या? रैयतवाड़ी सिस्टम हमने पढ़ा। अब रैयतवाड़ी में सिस्टम में हमने देखा कि टैक्स का कलेक्शन किससे करना है? सीधे रैयत से करना है। तो ये जो टैक्स की डिमांड होती थी ना, ये बहुत ज़्यादा होती थी और जब फसल खराब हो गई, तो फिर टैक्स को पे करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और जब किसान टैक्स पे करने में विफल रहता था, तो उसकी जो फसल थी या उसकी जो लैंड थी, वो ज़ब्त कर ली जाती थी और पूरे गाँव पे जुर्माना लगाया जाता था। और फिर 1830 में क्या हुआ कि फसल की कीमतें अचानक से गिर गई, अकाल पड़ गया और इवन दक्कन में जो फार्मर्स थे ना, उनके 1/3 मवेशी भी मर गए और आधी मानव आबादी भी खत्म हो गई। और ये समस्या इतनी गंभीर हो गई, लेकिन फिर भी बकाया जो राजस्व है, उसको अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ा और इवन कई किसान इस स्थिति से बचने के लिए अपनी गाँव को भी छोड़कर चले गए। तो फिर अब ये सिचुएशन के अंदर किसानों को अपने दूसरे भी काम करने होते थे, जैसे शादी करनी है, शादी के लिए सामान खरीदना है, फिर दोबारा खेती करने के लिए किसानों को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, अपने साहूकारों से उस एरिया के ऋण लेना स्टार्ट किया, पैसे उधार लेना स्टार्ट किया कि भई हमें राजस्व चुकाना है, हमें फिर हमारे घर में शादी है उसको करना है, हमें फिर से कृषि को स्टार्ट करना है, पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से लिया? साहूकारों से ऋण लिया। अब जो साहूकारों ने जो ऋण लिया दिया उनको, उसका ब्याज बहुत ज़्यादा था। तो एक बार कर्ज़ लेने के बाद उसे वापस वो लोग नहीं चुका पाते थे और जब कर्ज़ नहीं चुका पाते थे, तो किसानों की साहूकारों पर निर्भरता बहुत बढ़ती गई। इवन 1840s के दशक में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफ़िसर्स थे, उन्होंने ये देखा कि किसान जो कर्ज़ के एक खतरनाक स्तर पे पहुँच गए हैं और इसीलिए उन्होंने राजस्व की माँग को भी थोड़ा कम कर दिया, ताकि विद्रोह की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाए और 1845 तक कृषि मूल्य में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट भी हुआ और इससे किसानों ने खेती का विस्तार करना शुरू किया। अब अगेन वही बात, खेती फिर से शुरू करनी है, तो उसके लिए उन्हें बीज खरीदने पड़ेंगे और बीज खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी और इसलिए फिर से वो क्या हुआ, वो साहूकारों के पास चले गए। अब इसी दौरान एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, हम देखते हैं कि 1861 में अमेरिका के अंदर सिविल वॉर छिड़ गया। अब ये सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर का मतलब यही है कि जब घर में ही लड़ाई हो जाए, ओके? तो अमेरिका में घर के अंदर ही लड़ाई हो गई। अब घर के अंदर लड़ाई हो गई, तो वहाँ के लोग कॉटन का कल्टीवेशन करते थे। तो जब घर के अंदर लड़ाई हो गई, तो कॉटन कल्टीवेशन कौन करेगा? अब ये जो कॉटन अमेरिकी लोग बनाते थे या उगाते थे, वो उसके जो खरीदार थे सबसे ज़्यादा वो थे इंग्लैंड के लोग। इंग्लैंड के लोग अमेरिका से कॉटन खरीदते थे। अब अमेरिका में तो घर में लड़ाई हो गई, तो कॉटन कौन ग्रो करेगा? तो इंग्लैंड को लगा अरे यार! अब कॉटन कहाँ से आएगा? तो उन्हें लगा कि कॉटन कहाँ से आएगा? कॉटन आएगा दक्कन से। क्यों? क्योंकि दक्कन में है काली मिट्टी। ओके? तो अमेरिका पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत में कपास की खेती को बढ़ावा दिया गया। तो 1862 में हमारा जो अमेरिका से कॉटन आता था, वो इतना आता था। और 1862 में कितना हो गया? 55,000 ही हो गया। तो ये जो गिरावट आई, इसको कहीं से तो पूरा करना है। इसलिए ब्रिटेन ने भारत के अंदर कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने का ट्राई किया। तो ब्रिटेन के बम्बई वाले इलाके में जो कपास के व्यापारी थे, उन्होंने आकलन करना स्टार्ट किया कि भई ब्रिटिशर्स को कितना कॉटन चाहिए।
है ना? और उसके लिए उन्होंने क्या किया, खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कपास के जो ज़िले थे ना, उनका दौरा करना स्टार्ट किया। अब उधर अमेरिका में घर के अंदर लड़ाई चल रही है ना? और इधर बम्बई का जो दक्कन का एरिया है ना, उसमें कपास का उत्पादन बढ़ गया। 1860 से 1864 के बीच में कपास का जो उत्पादन था ना, वो लगभग दोगुना हो गया और लगभग 90% जो डिमांड थी ब्रिटेन की, वो भारत से आ रही थी, है ना? तो अब ये जो व्यापारी थे, ये जो जिन्होंने ये लगाया कि हाँ भई, कपास चाहिए ब्रिटिशर्स को, तो ये जो व्यापारी थे, इन्होंने शहरी साहूकारों को पैसा दिया और ये जो शहरी साहूकार थे, उन्होंने ग्रामीण साहूकारों को अपने मामले में आगे बढ़ाया कि भई आप किसानों से संपर्क करो और उनको पैसा दो और पैसा देके वो लोग कॉटन का कल्टीवेशन करेंगे और फिर वहाँ से कॉटन वापस व्यापारियों के पास आएगा और इससे व्यापार कपास का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा। अब कपास का उत्पादन तो तेज़ी से बढ़ा और जो अमीर किसान थे उनको बहुत समृद्धि हुई, पर जो छोटे किसान थे बेचारे, उन पे बहुत कर्ज़ चढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो पैसा उन्होंने साहूकारों से कॉटन कल्टीवेशन के लिए लिया था, उस पे ब्याज भी तो देना पड़ा था। अब 1862 में जो ब्रिटेन का कपास था, जो 90% ऑलमोस्ट इंडिया से आ रहा था, पर 1865 में क्या हुआ, अमेरिका के अंदर घर की लड़ाई खत्म हो गई और जब अमेरिका के अंदर घर की लड़ाई खत्म हो गई, तो कपास का निर्यात फिर से बढ़ गया, फिर से उन्होंने कपास उगाना स्टार्ट किया और ब्रिटिशर्स के पास अमेरिका से कपास आना फिर से स्टार्ट हो गया। उसकी वजह से भारत से कपास की माँग कम हो गई। अब जब भारत से कपास की माँग कम हो गई, तो ऑटोमैटिकली उसकी कीमतें भी कम हो जाएँगी और इस तरीके से जो किसान थे, जिन्होंने व्यापारी, साहूकार जो उनसे जो ऋण लिए थे, वो नहीं चुका पाए और फिर जब वो नहीं चुका पाए, तो उनका शोषण स्टार्ट हो गया। तो अल्टीमेटली किसानों ने ये अनुभव किया कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या? पहली चीज़, वो कर्ज़ में डूब गए हैं और अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरीके से साहूकारों पर निर्भर हो गए हैं। शादी के लिए अगर पैसा चाहिए, तो साहूकार के पास जाओ, खाने के लिए अनाज खरीदना है, तो साहूकार के पास जाओ। इवन अब साहूकार भी उन्हें कर्ज़ देने से मना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था भई कि ये तो चुका ही नहीं पाएँगे, तो जब चुका नहीं पाएँगे, तो फिर क्यों दें उनको? और दूसरी चीज़ एक एक ये भी थी कि जितना मेरे को किसी साहूकार ने सपोज़ करो ऋण दिया है, उससे ज़्यादा ब्याज की राशि नहीं होनी चाहिए, है ना? और होता क्या था यहाँ पर कि मूल तो कम है, बट उसका जो सूद है यानी ब्याज है, वो बढ़ जाता था। तो इस तरीके से किसानों का साहूकार बहुत ही ज़्यादा शोषण करने लगे थे और साहूकार धोखेबाज और कपटी होते थे। कई बार वो क्या करते थे, जो खाते थे उनके अंदर जालसाज़ी करते थे। इवन अ, अंगूठा लगवा लेते थे। अब किसानों को कहाँ पढ़ना आता है ना? जब किसानों को पढ़ना नहीं आता है, तो वो कहीं भी अंगूठा लगा दिया उन्होंने, बात खत्म हो गई। अब इस समस्या से निपटने के लिए अंग्रेज़ों ने कहा कि भई जो भी किसान और साहूकार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी जो अंतिम सीमा होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक ही वैलिड रहेंगे। उससे ज़्यादा वैलिड नहीं रहेंगे, उससे ज़्यादा वो खारिज हो जाएँगे। तो इसका भी साहूकारों ने तोड़ निकाल दिया। वो क्या करते थे, हर 3 साल में एक नया बॉन्ड बनाने लग गए, कॉन्ट्रैक्ट करने लग गए और उसमें क्या करते थे कि जैसे मान लो मैंने ₹100 उधार लिए, अब ₹100 उधार लिए, तो 3 साल में इसका इंटरेस्ट सपोज़ करो ₹30 लग गया, 10% ब्याज लिया। तो ये ₹30 जो है वो ब्याज का है। तो अब 3 साल के बाद जब फिर से बॉन्ड बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो ये इसको 130 कर देते थे। यानी ये ₹30 ब्याज का भी इन्होंने क्या कर दिया, मूल में जोड़ दिया। अब अगले 3 साल में फिर इसके ऊपर कर लगेगा, है ना? समझे? तो इस तरीके से उन्होंने किसानों का शोषण करना स्टार्ट किया। तो जब दक्कन दंगा जो कमीशन था, उन्होंने इसकी जाँच की, तो किसानों ने बताया कि साहूकार क्या करते थे, वो जब फार्मर्स उनको ऋण चुकाते थे, तो साहूकार उनको रसीद देने से मना कर देते थे कि भई हम नहीं दे रहे रसीद। मतलब फार्मर्स के पास कोई प्रूफ़ ही नहीं है कि उन्होंने पर्टिकुलर साहूकार को अपना ऋण चुकाया है। फिर वो क्या करते थे, बॉन्ड में काल्पनिक आंकड़े भर देते थे या फिर दस्तावेज पर जाली हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान वो अपने खुद ही लगा देते थे और उसके बारे में उनकी जानकारी नहीं होती थी क्योंकि वो पढ़ने में सक्षम ही नहीं थे। और इवन साहूकार क्या करते थे, कम कीमतों पर फसल की भी खरीद कर लेते थे और अल्टीमेटली किसानों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे। तो कुल मिलाकर किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये जो दक्कन दंगा था उसको उन्होंने स्टार्ट किया। तो दक्कन के अंदर जो ये दंगे फैले, उसके ऊपर बम्बई की सरकार ने जाँच करने के लिए एक आयोग को गठित किया और इस आयोग
ने जो दंगा फैलने वाले जो ज़िले थे उनकी जाँच की, वहाँ पे रैयत और साहूकार और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयानों को दर्ज किया और विभिन्न क्षेत्रों में जो राजस्व दर या ब्याज की दर से संबंधित जो आंकड़े थे, उनको उन्होंने संकलित किया। फिर जिला कलेक्टर के द्वारा जो भेजी गई रिपोर्ट थी दक्कन दंगे पर, उसको भी उन्होंने संकलित किया और ये जो रिपोर्ट थी अल्टीमेटली 1878 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। और जब हम लोग इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार की आधिकारिक सोच क्या थी। और इसमें हम लोगों ने देखा कि उन्होंने ये बताया, मतलब इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि किसान जो थे ना, वो कंपनी की राजस्व मांग यानी कंपनी जो टैक्स की डिमांड कर रही है, उससे नाराज़ नहीं थे। वो किससे थे? साहूकारों से नाराज़ थे। तो अब हमें ये सोचना है ना कि भई अल्टीमेटली फार्मर्स साहूकारों के पास जा क्यों रहे थे? क्यों? क्योंकि वो लोग अपना टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे और टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, इसीलिए वो जाके साहूकार से क्या ले रहे थे? उधार ले रहे थे। दूसरी चीज़, जब ये जो कॉटन कल्टीवेशन उन्होंने स्टार्ट किया, तो कॉटन कल्टीवेशन करने के बाद में उसके अंदर भी तो भई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, वो अपना टैक्स वसूलते थे। तो उसी की वजह से तो लोग कॉटन कल्टीवेशन करने लगे कि भई नकदी फसल है, तुरंत बिक जाएगी, तुरंत बिकने की वजह से उसमें फिर मुनाफ़ा होगा और मुनाफ़ा हो जाएगा तो फिर भई हम लोग अपना टैक्स पे कर देंगे। इट मीन्स ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट थी, वो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी कि जो दक्कन में जो दंगे हुए ना, उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ थी। ओके? तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है पहाड़ी लोग। पहाड़ी लोग मतलब अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी, उसका किसानों के ऊपर क्या असर पड़ रहा था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना धीरे-धीरे रीच या अपनी जो बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया और वो जंगलों में भी प्रवेश करने लगे, फॉरेस्ट एरिया में प्रवेश करने लगे, तो फॉरेस्ट एरिया के जो पीपल्स थे ना, उनके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज़ का क्या असर पड़ा। तो अब हम लोग इसके लिए एक एरिया चुनते हैं, बंगाल का एरिया, जहाँ पे बंगाल के अंदर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको पहाड़ी लोग कहते हैं, ठीक है? हिल पीपल कहते हैं। अभी जो पहाड़ी पीपल है ना, इनकी लाइफ़ चलो देखते हैं पहले अंग्रेज़ों से पहले कैसी थी। तो अंग्रेज़ों से पहले ये लोग जो थे ना, वो जंगलों में रहते थे और जंगलों से इनका बहुत ही गहरा नाता था। इवन ये जो अपने घर बनाते थे, वो इमली के पेड़ों के बीच अपनी झोपड़ियाँ बना के रहते थे और पूरे जंगल को ये लोग अपनी निजी संपत्ति मानते थे, निजी ज़मीन मानते थे और इस जंगल में ये लोग झूम कल्टीवेशन करते थे। झूम कल्टीवेशन मतलब सिंपल सा है कि जंगल के किसी एक पैच को क्लियर करो, वहाँ पे एग्रीकल्चर करो, फिर 4-5 साल में जब वहाँ की फर्टिलिटी यानी उत्पादकता कम हो जाए, तो दूसरी जगह चले जाओ, वहाँ पे फिर क्लियर करो, वहाँ पे एग्रीकल्चर करो, फिर जब वहाँ की भी उत्पादकता कम हो जाए, तो दूसरी जगह चले जाओ। तो इट मीन्स अपने पैच को बार-बार चेंज करना और यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर करते थे, ये हल से नहीं करते थे, ये कुदाल से करते थे, ठीक है? तो और इनकी जो मुख्य फसलें होती थी, वो थी ज्वार, बाजरा और दालें। और यहाँ की जो ज़मीन थी, वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती थी, तो ज़मीन जब तक उपजाऊ है, तब तक वहाँ पे खेती कर रहे हैं और जैसे ही ज़मीन की उत्पादकता कम हुई, तो अपना स्थान बदलकर दूसरी ज़मीन पर चले जाते थे। और इसके साथ-साथ हम लोग देखते हैं कि जो पहाड़ी लोग थे, इनका बाहरी लोगों के साथ कैसा रिश्ता था? तो पहली चीज़, ये बाहरी लोगों को जंगल में प्रवेश नहीं करने देते थे और उसका बहुत ही विरोध करते थे और इवन जंगल में जो घुसने वाले लोग थे या बाहरी लोग थे उनको ये लूट कर भगा देते थे और इन पहाड़ी लोगों का एक मुखिया होता था जो अपने समूह में एकता बनाए रखने का काम करता था। इवन जब पहाड़ी लोगों और मैदानी लोगों के बीच में लड़ाई होती थी तो मुखिया इस कबीले का यानी पहाड़ी लोगों का नेतृत्व करता था। इवन कई बार ये पहाड़ी लोग जो थे ना, वो मैदानी इलाकों पर हमले करते थे और हमले क्यों करते थे? ताकि वो भोजन या फिर पशुधन को उनसे छीन के ला सकें और कई बार अपनी ताकत को भी दिखाने के लिए भी कि हाँ भाई, हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो इसलिए कई बार क्या होता था, जो मैदानी इलाकों में ज़मींदार लोग रहते थे ना, वो चाहते थे कि हमारे इलाके में शांति बनी रहे और इसीलिए वो लोग क्या करते थे, ये पहाड़ी लोग के जो मुखिया लोग हैं ना, उनसे समझौता कर लेते थे कि भाई हम तुम्हें एक अमाउंट में टैक्स पे करेंगे, तुम हमारे ऊपर अटैक नहीं करना। इसी तरीके से अगर कोई ट्रेडर है, वो पहाड़ों से होकर गुज़रता था, तो उसे भी पहाड़ी जनजाति के मुखिया को कर देना पड़ता था, ताकि जनजाति के जो पहाड़ी जनजाति के लोग हैं, वो उसके ऊपर हमला ना कर सकें और व्यापारी आराम से अपना अ, व्यापार कर सकें। अब इस सीन में अंग्रेज़ आते हैं। अब अंग्रेज़ों ने धीरे-धीरे जंगलों पर भी अपना कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया। क्लास 9th का चैप्टर याद करो। क्लास 9th में हमने फ़ॉरेस्ट की पॉलिसीज़ को पढ़ा हुआ है कि कैसे अंग्रेज़ों के कौन-कौन से कारण थे जिसकी वज़ह से अंग्रेज़ों ने जंगलों में प्रवेश करना स्टार्ट किया। कैसे उन्होंने साइंटिफ़िक फ़ॉरेस्ट्री को स्टार्ट करना
साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को स्टार्ट किया। तो अल्टीमेटली अंग्रेज़ों ने जंगलों को काटना स्टार्ट किया, और काट कर उनका मेन पर्पस क्या था कि जंगलों को काट के वहाँ पर खेती योग्य भूमि को बढ़ाया जाए, ताकि जितनी ज़्यादा खेती होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा अंग्रेज़ों को टैक्स मिलेगा। और दूसरी चीज़ एक ये भी थी कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो जंगल में जो रहने वाले लोग हैं ना, उनको असभ्य और उपद्रवी मानते थे। उनको लगता था कि ये जो लोग हैं ना जंगल में रहने वाले लोग, ये नियम कानूनों का पालन नहीं करते थे, और इसलिए अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो ये लोग भी नहीं रहेंगे, और ये लोग धीरे-धीरे इनको हम लोग नियंत्रण में ले आएँगे और इनको सभ्य बनाएँगे और उनसे खेती कराएँगे और खेती करा के इनसे टैक्स वसूलेंगे। तो अल्टीमेटली अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन किसको होगी? पहाड़ी लोगों को। क्यों? क्योंकि वो लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। तो चलो धीरे-धीरे जंगल को खत्म करने लगे, काटने लगे, और इससे पहाड़ी लोगों को लगा कि जो मैदानी इलाके के लोग हैं, वो जंगलों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहाड़ी लोगों ने मैदानी इलाकों पर ज़्यादा से ज़्यादा हमले स्टार्ट कर दिए, और इन हमलों को रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1770 में पहाड़ी लोगों को मारने की क्रूर नीति अपनाई, पर फिर भी वो इसमें असफल ही रहे। और अल्टीमेटली 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्वींसलैंड ने शांति की नीति का प्रस्ताव दिया। इसको पहाड़ी लोगों को, पहाड़ी लोगों को बोला कि भाई हम लोग तुम्हें हर साल एक भत्ता देंगे या पेंशन देंगे, और बदले में तुम्हें क्या करना है कि मैदानी इलाकों पर हमला ना करो और शांति बना के रखो। तो कई लोग, कई मुखिया जो लगते पहाड़ी के, पहाड़ी मुखिया थे, उन्होंने ये जो पेंशन थी या जो पैसे थे ना, उसको अलाउंस था, उसको लेने से मना कर दिया कि भाई हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तरह की गुलामी है, तो हम नहीं करेंगे। बट कुछ लोगों ने ले लिया, कुछ मुखिया ने ले लिया। तो जिन मुखियाओं ने ले लिया, उन इलाकों के निवासियों ने उनको उन पद से हटा दिया कि भाई तुम आज से हमारे मुखिया नहीं हो। तुमने तो ईस्ट इंडिया कंपनी या मैदानी इलाकों के जो लोग हैं, उनसे शांति समझौता कर लिया और उनसे पैसे ले रहे हो, तो तुम हमारे मुखिया नहीं हो, हमारा मुखिया कोई और बनेगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो पहाड़ी लोग थे, उनकी लाइफ अंग्रेज़ों से पहले कैसी थी और अंग्रेज़ों के बाद कैसी थी। अब इसी स्टोरी में, इसी चीज़ में, इसी सीन में एक और कैरेक्टर आता है संथाल्स का। अब ये जो संथाल थे ना, इनको जो पहाड़ पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया, पहाड़ी लोगों को सभ्य बनाने का और उन्हें कृषि करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अल्टीमेटली उनको पीस स्टॉप करना पड़ गया। पर अंग्रेज़ों को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, जो ऐसी जगह पे कृषि करें या सेटल हो जाएँ, जिन्हें उन्होंने जंगल को साफ करके बनाया और वहाँ पे वो लोग रह सकें। तो ऐसे लोगों में संथाल इम्पोर्टेंट थे। अंग्रेज़ों का ध्यान संथाल लोगों पे गया, और इवन संथाल भी जो थे ना 1780s के ड्यूरेशन में बंगाल आने लग गए। अब ये जो संथाल थे, ये खेती के लिए ज़मींदारों द्वारा काम पर रखे जाते थे। अब अंग्रेज़ों ने क्या करा, इनको पहाड़ी इलाकों में बसाया, ताकि खेती करके वो अंग्रेज़ों के राजस्व में वृद्धि कर सकें। यानी ये वही खेत थे जिनको पहाड़ी लोगों को, मतलब पहाड़ी लोगों के जो इलाके थे या जंगल थे, उनको क्लियर करके बनाया गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया अल्टीमेटली, इस संथालों को ज़मीनें दे दी और उनको राजमहल की पहाड़ी की जो तलहटी में उन्होंने खेत डेवलप किए थे, वहाँ पे उन्होंने उनको बसाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, यहाँ से फिर एक बैटल स्टार्ट होगा संथालियों और पहाड़ी लोगों का। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहाड़ी लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, बट वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, एक जगह सेटल नहीं थे। और जो एग्रीकल्चर करते थे वो किससे करते थे, कुदाल से करते थे। और ये जो संथाल आए हैं, इनको ब्रिटिशर्स ने राजमहल की पहाड़ी की तलहटी में बसाया, जहाँ पे उन्होंने जंगलों को काट के खेत बनाए थे। तो और जो संथाल यानी वो परमानेंट कल्टीवेटर्स हैं, यानी एक जगह सेटल होकर कल्टीवेशन करते हैं और किससे करते हैं, हल से लड़ाई करते हैं। तो यानी ये जो लड़ाई है, वो संथालों और पहाड़ी लोगों के बीच की लड़ाई है। इसी लड़ाई को हम लोग कुदाल और हल की लड़ाई भी करते हैं। तो संथालों के राजमहल के इलाके में आने से पहाड़ी लोगों के जीवन पर बहुत असर पड़ा, और इस वजह संथालों की वजह से पहाड़ी लोगों को जंगलों में और डीप एरियाज में या और अंदर जाना पड़ गया, और उन जगह पर उपजाऊ ज़मीनों की कमी थी। और फिर इस एरिया में जो शिकारी होते थे, वो भी पहाड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देते थे। तो इस तरीके से राजमहल की जो एक तलहटी में जो खेत थे, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा संथालों के नाम कर दिया गया, और इस इलाके को दामिन एक कोह के नाम से भी जाना जाता था। अब इस तरीके से क्या हुआ कि चारों ओर सीमाएँ खींची गई, नक्शा बनाया गया, और इलाके में आने के बाद संथालों की जो संख्या थी, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई।
और संथाल जो 1830 में उनके गाँवों की संख्या 40 थी, वो 1851 में उनकी गाँवों की संख्या 1473 हो गई। और इस अवधि में जो उनकी जनसंख्या थी 3000 से 82,000 हो गई। अब जो संथाल पहले कहीं और रहते थे, बंगाल में आके शिफ्ट बंगाल में आके वो लोग कल्टीवेशन करने लग गए। इसकी वजह से उनकी जो जीवन था, वो पहले से बेहतर होने लग गया और वो स्थायी किसान की तरह रहने लग गए। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का जो मोटो था, वो ब्रिटिशर्स का जो मोटो था कि पहाड़ी लोग अंदर चले जाएँ या वो न्यूट्रल हो जाएँ और उनके जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएँ, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो फिर अल्टीमेटली उनका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज़ होगा, तो उनका वो मोटो सॉल्व हो गया। तो ये जो कुदाल को पहाड़ी लोगों और हल को संथाल का प्रतीक माना जाता था। इसलिए क्यों? क्योंकि कुदाल के थ्रू पहाड़ी लोग ज़मीन को खोद खेती करते थे और संथाल के जो लोग थे वो खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से जो लड़ाई थी ना, वो संथाल वर्सेस पहाड़ी और कुदाल वर्सेस हल की लड़ाई, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि संथाल और अंग्रेज़ों के रिलेशन में क्या था। पहली चीज़ तो हमने देखा कि पहाड़ी लोगों को काउंटर करने के लिए अंग्रेज़ों ने संथालों को राजमहल की तलहटी में सेटल किया। बट धीरे-धीरे संथाल की जनसंख्या बढ़ने लग गई और संथाल भी स्थायी किसान यानी परमानेंट कल्टीवेटर्स बन गए और वहाँ पे उन्होंने व्यापारिक फसलें उगाना स्टार्ट किया। इवन उस एरिया में धीरे-धीरे व्यापारियों और साहूकारों का लेन-देन भी शुरू हो गया। अब ब्रिटिशर्स को तो इसी मौके की तलाश थी। वो चाहते थे कि यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट हो और कल्टीवेशन स्टार्ट होगा तो फिर टैक्स आएगा। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश शासन ने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया और इवन साहूकारों ने भी ब्याज की ऊँची दरों पर कर वसूल ब्याज की ऊँची दर मतलब जो भी वो लोग ऋण देते थे, उसपे ऊँचे दर से ब्याज उन्होंने वसूलना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए संथालों ने ज़मींदारों के अगेंस्ट, साहूकारों के अगेंस्ट और अंग्रेज़ों के खिलाफ 1850 के दशक में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो इस तरीके से इस विद्रोह के परिणामस्वरूप संथाल नामक परगना का निर्माण हुआ। देन अब हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक पे देखें, तो हमारी एक पर्सनैलिटी है बुकनन। तो ये जो बुकनन है, इनका पूरा नाम था फ्रांसिस बुकनन और ये पेशे से एक फिजिशियन या चिकित्सक थे। ये भारत में आए थे और जब ये भारत में आए तो उन्होंने बंगाल मेडिकल सर्विस में 1794 से 1850 तक वहाँ की सेवा करी और उस टाइम पर जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेज़ली थे और काफ़ी समय तक ये लॉर्ड वेलेज़ली के सर्जन भी रहे। फिर उसके उसी ड्यूरेशन में जब ये कलकत्ता में रहे तो कलकत्ता में उन्होंने एक चिड़ियाघर को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और ये जो चिड़ियाघर था इसको कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर भी बोलते हैं, ठीक है? और काफ़ी समय तक ये बॉटेनिकल गार्डन के भी इंचार्ज रहे। फिर बंगाल की जो सरकार थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल की सरकार थी, उनके अनुरोध पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकांश के क्षेत्र के का एक विस्तृत सर्वेक्षण किया। फिर ये 1815 में बीमार पड़ गए और इंग्लैंड चले गए। अब जब ये इंग्लैंड गए तो वहाँ पर इनकी जो मम्मी थी इनकी डेथ हो गई और मम्मी की डेथ के बाद इनको बहुत सारी संपत्ति विरासत में मिली। इवन उन्होंने अपने इनका जो फैमिली नेम था ना हैमिल्टन उसको भी एक्सेप्ट कर लिया और इसलिए इनको बुकनन हैमिल्टन भी कहा जाता है। अब ये जो फ्रांसिस बुकनन है, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफर दिया कि देखो भाई, तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो क्यों ना तुम हमारे लिए हमारे इलाके का सर्वेक्षण यानी सर्वे करो और सर्वे के थ्रू जो हम जानकारी चाहते हैं उसको तुम कलेक्ट करो, उसका उसको डॉक्यूमेंटेशन करो उसका। ओके, तो बुकानन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एरिया में सर्वेक्षण करने के लिए बहुत सारी यात्राएं की और ये जो यात्राएं होती थी वो किसके थ्रू स्पॉन्सर होती थी? कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर होती थी। और क्यों होती थी? क्योंकि कंपनी चाहती थी कि वो कुछ सर्टेन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, कुछ सर्टेन डिटेल्स को नोट करें पर्टिकुलर एरिया से। तो बुकनन ने क्या किया, 19th सेंचुरी के शुरुआती सालों में जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी या इस एरिया में जो हिल्स थी ना, उनका उन्होंने सर्वे किया। तो अब अगर हम लोग बुकनन के अकाउंट्स को पढ़ें, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो जहाँ भी जाता था हर चीज़ को अपनी डायरी में लिखता था। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि जिस इलाके का वो यात्रा कर रहा है या सर्वेक्षण कर रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पर बहुत ही कम यात्री आने की हिम्मत करते हैं। इवन जो पहाड़ी के जो लोग हैं, इस पहाड़ी के निवासी हैं, उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा शत्रुतापूर्ण है।
मतलब वो किसी से प्रेम से बातें नहीं करते। इवन बाहरी अधिकारियों से बात करने के लिए भी वो लोग रेडी नहीं है। इवन ये जो पहाड़ी लोग हैं, वो अंग्रेज़ों को एक ऐसी ताकत के रूप में देखते हैं, जो जंगलों को नष्ट करना चाहती थी और पहाड़ी लोगों के जो जीवन शैली है, उसको बदलना चाहती थी। अब अपने जो सर्वे के ड्यूरेशन में बुकानन ने वहाँ के पत्थरों को, चट्टानों को, मिट्टी की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को, खनिजों को, उनका आकलन करना स्टार्ट किया और उनके बारे में बताया कि भाई ये किस तरीके से इनका कमर्शियल यूज़ हो सकता है। और इवन उसने ये भी बताया कि ये जो लैंडस्केप है, परिदृश्य है, इसको कैसे बदल सकते हैं और इसका कैसे और ज़्यादा बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो बुकानन थे ना, वो वनवासियों के जीवन शैली के बहुत बड़े आलोचक थे और उनका मेन मोटो था कि कंपनी की कमर्शियल इंटरेस्ट को और डेवलपमेंट को या फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो मॉडर्न ट्रेडिशंस है ना? उनको प्रोपाउंड करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना। ठीक है?